गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नेहा पटेल एंड आई एम रिलेटिंग टू दी बैंकिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा है कि बैंक में क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट भी होता है, एफडी होती है, आरडी होती है, बैंक कैसे काम करता है, नौकरी कैसे मिलती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस क्या है। बेसिकली जो इंश्योरेंस होता है वो किसी भी कंपनी का ओन नहीं होता है, वो थर्ड पार्टी के साथ में टाई अप में होता है। अब सबसे पहले हम इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस क्या है, कैसे है, क्यों है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगी, इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंप्लेंट है और इंश्योरेंस कंपनी सॉल्व नहीं कर रही है, तो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब IRDAI में अगर कोई कंपनी रजिस्टर है, पहली बात तो बिना IRDAI के कंपनी मार्केट में नहीं आ सकती। अब वो कंपनी, उस कंपनी का बिजनेस 100 साल पुराना होना चाहिए। उसके साथ में वो जब अपने आप को IRDAI में रजिस्टर करती है तो वो एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करती है। सिक्योरिटी अमाउंट में 10-50 रुपए जमा नहीं होता है, 100 करोड़ रुपए एज अ सिक्योरिटी अमाउंट जमा होता है। वो इसलिए जमा होता है कि अगर आपने किसी कस्टमर का क्लेम पास नहीं किया और जेन्युइन क्लेम हुआ तो आपको पेनल्टी चार्ज करेगा IRDAI। पेनल्टी के साथ साथ वो जो सिक्योरिटी अमाउंट है, अगर कंपनी मार्केट से भागती है तो 100 करोड़ उसने IRDAI को जमा किया हुआ, तो जो कस्टमर्स आएंगे IRDAI के पास आएंगे। तो अगर कस्टमर का क्लेम पास नहीं किया और कंपनी मार्केट से जा रही है, भाग गई है, तो जो 100 करोड़ रुपए उन्होंने एज अ सिक्योरिटी IRDAI को जमा किया था, वो कस्टमर की क्लेम सेटलमेंट करने में यूज होगा। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। अब अभी आज हम पढ़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कि हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है और वो क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक अगर हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो वे एक छोटा प्रीमियम पे करते हैं और उनको एक बड़ा सम इंश्योर्ड मिलता है। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो कस्टमर की एज, लोकेशन, एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, लोकेशन क्या है, उसके साथ साथ में आप एजुकेटेड कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सम इंश्योर्ड कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। अब पहला है जनरल इंश्योरेंस। तो जो जनरल इंश्योरेंस होता है, तो जनरल इंश्योरेंस के में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हेल्थ, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा है मोटर इंश्योरेंस, तीसरा है ट्रैवल इंश्योरेंस, चौथा है होम इंश्योरेंस, जिसे हम मरीन इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस का। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कोई कहे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो ये किसका पार्ट है? जनरल इंश्योरेंस का। अगर कोई जनरल इंश्योरेंस कहे तो उससे पूछना है कि आप जनरल इंश्योरेंस में कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। आप मरीन लेना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। तो जो जनरल इंश्योरेंस है
एक ऐसा अनुबंध है जिसमें कंपनी अपने आप के वादे, जिसमें कंपनी आपसे वायदे करती है और अपने वायदे के अनुसार निश्चित अमाउंट आपको देती है। अब इसमें बात करते हैं हम। बेसिकली इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस in which engaged for a fee, a party activity to compensate other party in the event of the certain loss, damage and injury। कह रहे हैं इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, आपके पास एक सुरक्षा कवच है कि अगर इन केस जो भी हमारा कस्टमर है, जो भी हमारे ग्राहक हैं, जो भी हमारी कंपनी के साथ में इंश्योर्ड मेंबर हैं, उनमें से किसी को भी कुछ इंजरी होती है, कुछ डैमेज होता है, कुछ लॉस होता है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनसेट करेगी, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। इमोशनली तो कोई नहीं कर सकता। तो जब हमारे पास कोई दिक्कत आती है तो हम इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों तरीके से बिखर चुके होते हैं। तो कंपनी कहती है कि मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी, इमोशनली तो इस दुनिया में आपको कोई सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो कंपनी अब आपका अगर किसी भी कस्टमर का अनसर्टिनिटी होती है, कुछ डैमेज होता है, कुछ लॉस होता है, कुछ इंजरी होती है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है कि आपको कंपनसेट करती है। अब आप इसको अगर सिंपल टर्म से कहें तो इट इज द फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क मैनेजमेंट से है। और भी सिंपल टर्म्स कहना है तो आप ये कह सकते हैं इंश्योरेंस इज द प्रोटेक्शन यू रिसीव फ्रॉम योर पार्टी लाइफ, हेल्थ इन केस ऑफ डेथ, लॉस और डैमेज। वही बात है, घुमा फिरा के छोटे स्टेटमेंट में वो बड़े स्टेटमेंट। अब हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बात पहले आती है प्रीमियम। तो जो प्रीमियम होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? प्रीमियम जो आपका होता है वो कैलकुलेट होता है आपकी एज, आपके लोकेशन प्लस आपका मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, उसके साथ में आप सम इंश्योर्ड क्या लेना चाहते हैं। जो आपको पेमेंट करनी है, जो कस्टमर कंपनी को पेमेंट करेगा उसे कहते हैं प्रीमियम। अब जो प्रीमियम कैलकुलेट होता है वो आपकी एज, आपकी लोकेशन, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी सम इंश्योर्ड प्लस आपका लोकेशन के ऊपर आपका प्रीमियम डिफाइन किया जाता है कि आप कौन सी लोकेशन पे रह रहे हैं। रूरल एरिया में रह रहे हैं तो कम लगेगा, टॉप सिटीज में रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, तो इनके जो ट्रीटमेंट है वो महंगे होते हैं। तो यहाँ पे आपसे ही कंपनी पैसा लेगी, फिर आपको ही देगी। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि कंपनी के पास तो 100 कस्टमर है, मान लो 10,000 रुपए भी लिया तो उसके पास तो बहुत सारा पैसा हो गया, और 100 में 100 लोग तो क्लेम लेने नहीं जाते हैं। कंपनी अब आपसे लेती है 10,000 रुपए, आपको सम इंश्योर देती है 10 लाख रुपए का। कंपनी ने आपसे 10,000 रुपए लिया, सम इंश्योर दिया आपको 10 लाख रुपए का। अब मान लीजिए 100 में से 2 लोगों का क्लेम आ गया, या आप ऐसा मान लीजिए पहले साल किसी का क्लेम नहीं आया, तो कंपनी ने आपसे वो पैसा लिया, अब कहां गया उसका पैसा? वो पैसा कंपनी ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहां से उसको लॉस ना हो, उसका पैसा डबल ट्रिपल हो जाए। क्योंकि आज इस साल क्लेम नहीं आया तो अगले साल क्लेम तो आना ही आना है। अगर कंपनी मार्केट में है तो क्लेम तो उसे देना ही देना है। तो उसने पैसा इन्वेस्ट किया जहां से उसका पैसा डबल हुआ, ट्रिपल हुआ। अब नेक्स्ट ईयर किसी एक कस्टमर का, जो 4 कस्टमर के क्लेम आते हैं, तो जो उसने पैसा डबल ट्रिपल किए थे, आपसे तो हर साल प्रीमियम लेती है, वो प्रीमियम प्लस डबल ट्रिपल किया हुआ पैसा आपको वो वापस करती है एज आपका क्लेम। जो आप क्लेम करते हैं, आपका जो भी क्लेम आता है वो आपको कंपनी कंपनसेट कर देती है। उसके बाद में
अब क्या है, अब इंश्योरेंस लेना कहां से है? इंश्योरेंस लेने के पहले कंपनी के रिव्यू एंड रेटिंग चेक करने हैं। कंपनी के रिव्यू एंड रेटिंग क्या है? कंपनी के रिव्यू एंड रेटिंग के साथ साथ में कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, 99%, 100% है या नहीं है? क्योंकि जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 80% होगा वो आपको क्लेम क्या देगी? नहीं देगी। 100% में यानी कि सभी को क्लेम मिला है। 99% में हो सकता है किसी ने एक फ्रॉड क्लेम कर दिया, या हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट इशू की वजह से उन्होंने क्लेम आपका सेटल नहीं किया। अब हमने कंपनी ढूंढ ली, अब कंपनी में कैसे कैसे हमें क्लेम मिलेगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले अब मैं इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ। उसके लिए मेरी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, मैं 25 साल की हूँ, दिल्ली में रह रही हूँ, मेरा प्रीमियम आ रहा है महीने और साल का 20,000 रुपये। कभी भी इंश्योरेंस अपनी ईएमआई पे नहीं लेना है। अगर आपने ईएमआई पे ले लिया, इन केस क्लेम आ गया तो कंपनी कहेगी पहला जो आपका रिमेनिंग प्रीमियम है वो आप पे करिए बाय चेक, उसके बाद आप क्लेम के लिए आना। जिसमें कि कस्टमर कई बार ज्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं सीरियस कंडीशन होती है तो लोग खत्म भी हो जाते हैं, डेथ भी हो जाती है उस केस में। तो आपको जो भी इंश्योरेंस खरीदना है वो इंश्योरेंस आप फुल पेमेंट पे खरीदेंगे। ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू ईएमआई बनाएंगे, डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं। अब इसमें आता है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड कैसा होता है? वेटिंग पीरियड में होता है पहले दिन से एक्सीडेंट कवर करेगी। मान लीजिए मैंने आज इंश्योरेंस लिया है और मैं रास्ते में जा रही हूं, मुझे पॉलिसी इशू हो गई है। इशू होने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद एक्सीडेंट हो जाता है। उस केस में अपनी कंपनी को कॉल करूंगी, बताऊंगी और कंपनी मुझे वहां से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, क्लेम देगी। अब 30 दिन उसके बाद, अभी तो ये एक्सीडेंट का था, उसके बाद में अगर नॉर्मल बीमारियां होती हैं जो सीजनल बीमारियों में कंसिडर होती हैं, लाइक खांसी, जुकाम, बुखार, अगर 30 दिन के बाद होती है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इस टाइप की बीमारियां हैं, वो 30 दिन के बाद होंगी तो आपको क्लेम मिल जाएगा। उसके बाद आपको फिर वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अब आती है स्लो ग्रोइंग डिजीज। स्लो ग्रोइंग डिजीज में क्या होता है? हार्निया, नी रिप्लेसमेंट जॉइंट, कैटरेक्ट, या फिर लाइक ऐसी बीमारियां जो धीरे धीरे ग्रो होती है, किडनी स्टोन, इनका वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है। अब अगर कस्टमर को पॉलिसी लेने से पहले से कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, डायबिटीज, अगर इस टाइप की कोई भी बीमारी है तो कस्टमर को जो क्लेम है वो आफ्टर 3 ईयर के बाद वो अपनी पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी इस प्रकार की बीमारी है तो आपको पॉलिसी लेने से पहले डिक्लेयर करना होगा। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपका जो आपने प्रीमियम पे किया है वो आपका पैसा पानी में डूब जाएगा। अब पॉलिसी मैंने खरीद ली, मैंने सब कुछ बताया और मैंने पॉलिसी खरीद ली। मान लीजिए 2 साल के बाद कोई क्लेम आ जाता है। रूम रेंट लिमिट जो होती है वो डिपेंड ऑन योर पॉलिसी, कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी वैरी करती है। उसके बाद में रिस्टोरेशन कवरेज। रिस्टोरेशन का मतलब होता है, रिस्टोरेशन होता क्या है? रिस्टोरेशन बेसिकली ये होता है कि मैंने एक बार प्रीमियम पे किया 10,000 रुपए, मुझे सम इंश्योर्ड मिला 5 लाख रुपए का। अब कस्टमर को हो गया बीमारी किडनी स्टोन हो गया, उसे सर्जरी करवाई, उसका 5 लाख रुपए लग गया। 5 लाख रुपए लग गया, पॉलिसी हो गई खाली। कंपनी ने कहा आपने मुझे 10,000 रुपए प्रीमियम दिया था लेकिन मैंने आपको 5 लाख रुपए का प्रोटेक्शन दिया था। इफ अगर अभी भी कोई दूसरी बीमारी हो जाती है किडनी के अलावा तो मैं दोबारा से आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए रिस्टोर कर दूंगा। अगर कोई दूसरी डिफरेंट इलनेस होती है तो आप वो पैसा अपने डिफरेंट इलनेस के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज अ रिस्टोरेशन। अब रिन्यूअल बोनस होता है। कंपनी कहती है अगर आप मुझे क्लेम नहीं करेंगे तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो कितना रिन्यूअल बोनस देती है। कई कंपनियां 10,000, कई कंपनियां
सीधा डबल कर देती हैं, कई कंपनियां ट्रिपल करती हैं, कई कंपनियां 10 गुना बढ़ाती हैं। तो कंपनी कह रही है अगर आपने मुझे प्रीमियम दिया है, पूरे साल आपको कोई क्लेम नहीं आया है, तो मैं आपकी पॉलिसी में एक रिन्यूअल, जब आप पॉलिसी दोबारा से रिन्यू करते हो तो रिन्यूअल बोनस ऐड कर दूंगी। उसके बाद में अब आपको ये चेक करना है पॉलिसी लेते वक्त कि आपके एरिया में लिस्टेड हॉस्पिटल है या नहीं है। आपके नियर बाई जहां पे आप रहते हैं उस एरिया में कोई लिस्टेड हॉस्पिटल है, आप पॉलिसी तो ले रहे हैं, तो पॉलिसी लेने से पहले आपको लिस्टेड हॉस्पिटल चेक करना है कि आपके एरिया में कोई लिस्टेड हॉस्पिटल है, तभी आपको पॉलिसी परचेज करनी है। क्योंकि अदरवाइज आपको क्लेम तो देगी कंपनी, फिर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के फाइल आपको उनकी ऑफिस पे कुरियर करना पड़ता है, फिर वो 30 डेज 60 डेज 70 डेज लगाते हैं आपको क्लेम सेटल करने में। पहले आप हॉस्पिटल को पैसा पे करते हैं, उनसे बिल लेते हैं, वो बिल आप कुरियर करते हैं कंपनी के एड्रेस पे, फिर कंपनी आपका पैसा आपको रिटर्न करती है 60 दिन 30 दिन 90 दिन, ऐसे वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और डिपेंड ऑन योर डॉक्यूमेंट कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं। उसके बाद में आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। व्हाट इज अ प्री हॉस्पिटलाइजेशन? मान लीजिए एक कस्टमर है जिसको कोई बीमारी हो गई, 3 साल हो गए उसको पॉलिसी लिए हुए, अब 3 साल के बाद में उसे बीमारी हो जाती है कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में ऐसा तो नहीं है कि कैटरेक्ट आज ही हो गई होगी, कैटरेक्ट पहले 2 महीने 3 महीने से वो दवाइयां ले रहा होगा, खा रहा होगा, उसके बाद वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने गया होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन करवा के आ गया अब उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब उसको बाद में भी दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो बीमार यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का खर्चा और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद का खर्चा, ये भी कंपनी टू कंपनी वैरी करता है कि वो कितने दिन का खर्चा उठाती है। कई कंपनियां 30 दिन का, कई कंपनियां 90 दिन का, कई कंपनियां 6 महीने का भी उठाती हैं। अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले का खर्चा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आता है हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद का खर्चा। अब व्हाट इज अ डे केयर ट्रीटमेंट? डे केयर ट्रीटमेंट क्या है? डे केयर ट्रीटमेंट वो है जिस बीमारी को विद इन 24 आवर्स में सर्जरी करके ठीक किया जा सके, दैट इज अ डे केयर ट्रीटमेंट, जिसमें 24 घंटे के टाइम पे 24 घंटे के लिए लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, वो होता है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर में ट्रीटमेंट क्या कंसिडर होता है? लाइक कैटरेक्ट का ऑपरेशन, हार्निया का ऑपरेशन, पाइल्स का ऑपरेशन, लेजर ट्रीटमेंट, जो छोटे ट्रीटमेंट होते हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू विद इन 24 आवर्स में ऑपरेट किया जाता है, दैट इज अ डे केयर ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एट होम की। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन एट होम को डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब डोमिसिलरी ट्रीटमेंट क्या है? माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बेसिकली डोमिसिलरी ट्रीटमेंट वो है जिसमें ये क्लॉज होते हैं, ये क्लॉज आपको याद रखने हैं। पॉलिसी देने वाले भी आपको बताएंगे, उसके साथ में पॉलिसी लेने वाले को भी ये क्लॉज पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत मार्केट में स्कैम, बहुत फ्रॉड है। तो आपको ये वीडियो इसलिए दी जा रही है कि आप इस वीडियो के थ्रू सतर्क हो जाएं कि आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम, किसी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं हो रहा। पॉलिसी टर्म आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जो हॉस्पिटलाइजेशन एट होम या फिर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है, वो मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जिसकी रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन टूटी हुई है, उस कंडीशन में या तो उसे कोई ले जाने वाला डेली चाहिए, हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको अपने घर से ही ट्रीटमेंट लेना है, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में कंसीडर होगा। और अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि हॉस्पिटल में नियर बाई बेड अवेलेबल नहीं है, आप अपने घर से ट्रीटमेंट ले लो, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में कंसीडर होता है।
ये कस्टमर का बैकबोन टूटा हुआ है, यानी कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, वो भी डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के इंटरनल कंसीडर होता है। अब या तो कस्टमर हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, हॉस्पिटल जाने की क्षमता नहीं है, उस केस में भी आप MBBS MD डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन लाएंगे और क्लेम करेंगे अपनी पॉलिसी में, तो क्लेम सेटल हो जाएगा। एम्बुलेंस चार्जेस क्या होते हैं? अब किसी को ये एम्बुलेंस जो चार्ज होते हैं, ये कंपनी टू कंपनी वैरी करते हैं कि कौन सी कंपनी कितना एम्बुलेंस चार्ज दे रही है। मान लीजिए एक कस्टमर है जो गुड़गांव की सदर हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसे एम्बुलेंस के थ्रू ले जाना है एम्स, तो अब यहां से वहां तक का खर्चा भी आएगा। हो सकता है AC एम्बुलेंस हो सकता है उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं एम्बुलेंस में। तो एम्बुलेंस किस प्रकार की और आपको किस प्रकार की एम्बुलेंस की जरूरत है, तो जो खर्चा आएगा वो कंपनी उठाती है, लेकिन वैरी करता है कंपनी टू कंपनी प्लस पॉलिसी टू पॉलिसी। अभी एक पॉइंट मुझे और याद आ रहा है, कि वो पॉइंट था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। मुझे अभी याद आ रहा था, मैं बोल रही हूँ वो पॉइंट, मैं अभी बताने वाली ही थी कि वो पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। जैसे कि मुझे याद आया ऑर्गन डोनर। व्हाट इज ऑर्गन डोनर? आपने सुना है प्रेमानंद महाराज की किडनी खराब है, तो ऑर्गन डोनर वो होता है, मान लीजिए किसी कस्टमर की किडनी खराब, आर्गन बाई करना इंडिया में कानूनी अपराध है, गैर कानूनी अपराध है। जो आर्गन बाई करता है उसको इंडिया में सजा मिलती है, तो ना ही बेचने की अनुमति है और ना ही खरीदने की अनुमति है। तो आर्गन डोनर का मतलब कोई आपको दान कर रहा। एक कस्टमर है जिसकी किडनी खराब है, उसके घर में उसका बेटा है, उसकी बेटी है, उसकी बहू है, कोई भी है, उसके रिलेटिव ने कहा आपकी दोनों किडनी खराब है, कोई बात नहीं, मैं अपनी एक किडनी आपको दे देता हूं। तो ये फिक्स होता है कंपनियों का, कि भी कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं कि ऑर्गन डोनर कवर है नहीं कवर है। अगर कवर है, अगर आपकी पॉलिसी में ऑर्गन डोनर कवर है, यानी कि ऑर्गन डोनर में किसी ने किसी कस्टमर को, मान लीजिए राम ने श्याम को अपनी किडनी दी दान में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हार्वेस्टिंग चार्ज कवर होता है देने वाले का। आप तो पूरे पॉलिसी में कवर ही है, लेकिन जो आपको किडनी देगा उसकी हार्वेस्टिंग कॉस्ट कवर होगी, ना कि प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कवर होगा, केवल हार्वेस्टिंग कॉस्ट। तो ये रही आज का हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज। वीडियो देख लेना, अच्छी लगे ऑब्वियसली अच्छी लगेगी। और अगर क्लेम नहीं आता है, क्लेम कोई कंपनी आपको नहीं देती है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं IRDAI को। उसके बाद आपके लिए कोर्ट खुला है, आप कोर्ट में जाइए, केस लड़िए, आपको पूरा पैसा कंपनसेट करेगी कंपनी। और कोई भी इश्यू आता है कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।